students in our new class. Today we will start a new chapter, Enemy, which is written by Pearl S. Berg. Pearl S. Berg basically belongs to China, and here she spent her early stages of 40 years she spent in China, and then after from China she went to America. और अमेरिका जाने के बाद she started writing to a book, and she became famous as a writer and as a novelist. And ये एक writer और novelist होने के साथ साथ she is also doing a duty of lawyer. She is also an advocate, and as an advocate she mostly deals with the two cases, that is women right and माइनॉरिटी. ये हमेशा जो है वुमेन राइट के ऊपर काम करती थी और माइनॉरिटी लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसको वो सोसाइटी में लेके आती थी, उस पर वो ज्यादा वर्क करती थी. एंड शी ऑल्सो गॉट पुलिट्जर प्राइज इन 1932 फॉर हर बेस्ट वर्क and Nobel Prize in 1938, and she is the first American lady who got Nobel Prize in Literature. So I hope about Pearl S. Berg the things are clear. Who is she, what her biography, and how she become. Actually she is a lady who always deals a problem of a society, the problem of a humankind, the problem which the human really faces. Let's move to the background of this story. As enemy, the title of the chapter is enemy. It means कि we are going to read about enemy. किसी enemy, किसी दुश्मन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो this story sets deals the story of World War II. ये World War II के बारे में आपको बताएगी. That you know कि the World War II started in 1939 and end in 1945. So this story here we deal with the two countries, Japan and America. At the time of World War II, जो कि जापान और अमेरिका के बीच में हो रहा था, वो जो दो कंट्रीज उस समय लड़ रही थी आपस में. तो ये जो स्टोरी है ये जापान की स्टोरी है, एंड द सोल्जर इज ऑफ अमेरिका, जो एनिमी है दैट बिलोंग्स टू द अमेरिका. एंड आपको पता है कि इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिका ने जापान की दो सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर बम अटैक किया था, जिसकी वजह से जापान जो था वो नियरली डिस्ट्रक्शन तक पहुंच गया था. पूरी तरीके से जापान जो कंट्री है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. सो हियर इन द चैप्टर द राइटर एक्चुअली डील्स विद द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. ये आपको पहले ही बताया कि जो आपकी राइटर है, जो आपकी पर्ल एस बर्ग है, वो जो है प्रॉब्लम्स को डील करती हैं. जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स अवेलेबल थी उसको लेकर के वो लिखती थी. तो इस स्टोरी में उन्होंने एक थीम उठाया था, दैट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कि वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, लेकिन हम सब लोग हैं ह्यूमन बीइंग और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ह्यूमैनिटी होती है. तो उस वॉर के टाइम में भी जो सामने वाला हमारा एनिमी है, बट उस टाइम में भी जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो कहीं ना कहीं अराइज हो जाती है. So here in the story she said, in the story the writer expressed that the nation, although that nations were at war, but every human individually feel the feelings of other. अब उस वॉर में कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी को चोट लग गई है, किसी को वुंड हो गया है, किसी को गन शॉट हो गया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, और इंसिडेंटली कोई पर्सन आपके सामने आ जाता है, तो फर्स्ट यू फील कि नहीं मैं पेट्रियोटिक हूँ, तो मैं अपनी कंट्री के लिए सर्व करूंगा, मैं इस पर्सन को नहीं सर्व करूंगा, ये मेरा एनिमी है, मेरी कंट्री वॉर पे है इसकी कंट्री के साथ. ये सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी, बट उसकी जो वो क्रिटिकल सिचुएशन होगी, हो सकता है उसको देखने के बाद आपके माइंड में ये चीज अराइज हो कि यार इसको बहुत पेन हो रहा होगा, इसको तकलीफ हो रही होगी, चलो इसको फर्स्ट एड ही दे देते हैं. तो कुछ ऐसी ही फीलिंग के साथ आपके राइटर ने इस चैप्टर को लिखा है, दैट इज एनिमी. सो लेट्स मूव टू द चैप्टर, टू द कैरेक्टर्स, and we will start with the story. Move to the characters. So first of all, this enemy chapter is totally revolves around the Japanese doctor, Dr. Sadao. And this Dr. Sadao has a wife, Hana, and both of them, Dr. Sadao and Hana, has two children. And in their home, there is a servant, two servants, both of them have.
One is maid servant, Yumi. She is a maid servant, Yumi, and she takes care of their children. जो उनके दो बच्चे थे वो बच्चों की देखभाल जो है यूमी करती थी. And one other gardener is there, one other servant is there, that is gardener. गार्डनर का जो मेन वर्क था वो गार्डनिंग करता था और प्लस ये जो है डॉक्टर सडाओ की फादर की टेक केयर करता था जब तक डॉक्टर सडाओ के फादर जिंदा थे. तो ये जो आपका गार्डनर है, ही इज अ वेरी ओल्ड सर्वेंट ऑफ हिज फैमिली. दोनों ही बहुत ओल्ड सर्वेंट थे उनकी फैमिली की. लेकिन जो आपका गार्डनर है वो बचपन से ही डॉक्टर सडाओ को उसने बड़ा होते हुए देखा था. उनके फादर के टाइम से वो सर्वेंट था, तो वो अपने आप को बहुत ही अटैच फील करता था डॉक्टर सडाओ के साथ. तो इसका जो रोल है स्टोरी में, वी विल नो इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, हम जानेंगे. क्योंकि ये जो गार्डनर है वो अपने आप को बहुत ज्यादा अटैच फील करता था सडाओ से. और उसका एक रीजन भी था कि डॉक्टर सडाओ को उसने बचपन से देखा था, उसको बड़ा होता हुआ देखा था. उसके फादर के साथ वो हमेशा उसके साथ खेलता, उसके फादर के साथ उठना बैठना, और उसके घर में जो भी चीजें थी, मतलब उसके घर की हर एक ट्रेडिशन, हर एक वैल्यूज को गार्डनर बहुत अच्छे से जानता था और डॉक्टर सडाओ के हर एक नेचर को वो बहुत अच्छे से समझता था. तो एक फैमिली मेंबर की तरह ही ये दोनों उनके घर में रहते थे. एंड नेक्स्ट मूव टू द दीज टू कैरेक्टर्स. फर्स्ट वन इज टॉम, जिसके बारे में हम बात करेंगे एज अ एनिमी. जो आपका टॉम है वो अमेरिकन सोल्जर है जो कि जापानीज डॉक्टर सडाओ को मिलता है. एंड ही इज एनिमी बिकॉज ही बिलोंग्स टू द अमेरिकन कंट्री. ही इज फ्रॉम अमेरिका. तो अमेरिका उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान और अमेरिका के बीच जो लड़ाई हुई तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में थे. तो अमेरिका उनकी एनिमी कंट्री थी, तो ये उनका एनिमी है. एंड हियर जनरल टाकिमा. जनरल टाकिमा इज फ्रॉम द आर्मी. और जनरल टाकिमा यहाँ पे इसलिए इनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ये जापानीज डॉक्टर सडाओ थे, ही इज अ वेरी एक्सपर्ट सर्जन एंड ही इज अ वेल नोन सर्जन ऑफ द जापान. बट इनको वर्ल्ड वॉर में वो वॉर के ट्रूप के साथ नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि मीन टाइम पे आपके जो ये जनरल टाकिमा थे, ही इज सफरिंग विद द इल कंडीशन. और उनको लगता था कि किसी भी टाइम मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी. तो जो सबसे बेस्ट डॉक्टर था जापान का, उन्होंने उसको अपने लिए रखा हुआ था कि मैं जब भी मेरी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है या मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं डॉक्टर सडाओ को बुला करके अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ. इसलिए डॉक्टर सडाओ को वो आर्मी ट्रूप पे नहीं जाने दिया ताकि वो मैं किसी भी टाइम पे डॉक्टर सडाओ जो है जनरल टाकिमा की सर्विस दे सके. फाइनली these are the characters. One, I'll just revise it. The whole story, this enemy, revolves around this two character, Tom and Japanese doctor Sadao. Sadao has a wife, Hana. Both of them have two children. And for these two children, she has a maid servant, Yumi. And the gardener in their home, he was since his childhood. Actually, he is a servant of his father. उनके फादर के सर्वेंट थे ये, तो बचपन से उनके साथ रह रहे थे. एंड जनरल टाकिमा, जो कि इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी में, एंड ही इज अ जनरल ऑफ द आर्मी. और इन्होंने डॉक्टर सदाओ को अपने सर्विस के लिए रखा था उस टाइम पे ताकि उन्हें, क्योंकि उनकी कंडीशन खराब थी, उनकी तबीयत खराब थी, तो उनको किसी भी टाइम सर्जरी की अगर जरूरत पड़ती या किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती तो वो डॉक्टर सडाओ की हेल्प ले सकते थे. अदरवाइज अगर डॉक्टर सडाओ आर्मी में की तरफ से ट्रूप पे चले जाते, ये वॉर की तरफ से वॉर में इन्वॉल्व हो जाते, तो वो वहां पे अवेलेबल नहीं होते. इसलिए जनरल टाकिमा ने डॉक्टर सडाओ का वॉर के ट्रूप में जाने से मना कर दिया था. तो अभी तक मुझे लगता है कि आपको जो कैरेक्टर्स के रोल हैं वो समझ में आ गया होगा. अब आगे हम स्टोरी की तरफ मूव करेंगे कि आपकी स्टोरी कैसे प्रोसीड होती है, कैसे आगे उसमें इवेंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं. The story begins with Dr. Sadao's childhood, then education and marriage. Here we deal. So first of all, as the story begins, here we get a description of Dr. Sadao's childhood. Dr. Sadao spent his childhood in the Japan, and the area where his house situated, that is near the sea coast, and a island is near to his house. There is an island, and by seeing that island and pine tree along the sea coast, Dr. Sadao growing up means in the
इन हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्ले, मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहां पे बहुत सारा पाइन्स का ट्री था और उस ट्रीज पे क्लाइंबिंग करके, उस पे चढ़ के, वो जो आइलैंड था उसको देख करके, ये इनका जो एज था वो ग्रोन अप हुए, धीरे धीरे बड़े होते गए, वो सारी चीजों को देख करके। इनके लाइफ में सबसे सिग्निफिकेंट रोल जो प्ले किया है वो इनके फादर हैं। हिज फादर्स चीफ कंसर्न इज हिज एजुकेशन। उनके फादर की जो एक बहुत ही ट्रू जापानीज थे, एक पेट्रियोटिक जापानीज थे, और उनके लिए उनकी कंट्री का डेवलपमेंट और उसके उस डेवलपमेंट में, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है उसका एक रोल हो, मीन्स कि जो उनका बेटा हो उनकी कंट्री को सर्विस दे, और इसके लिए वो डॉक्टर सडाओ की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। फॉर दैट ही सेंट डॉक्टर सडाओ टू अमेरिका। अब अमेरिका डॉक्टर सडाओ को क्यों उन्होंने भेजा? अमेरिका जाके डॉक्टर सडाओ ने अपनी मेडिकल की स्टडी स्टार्ट करी, अपनी मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने अमेरिका से की, एंड देन ही बिकम अ एक्सपर्ट सर्जन एंड साइंटिस्ट। और एज अ साइंटिस्ट उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी करी जो कि वुंड्स को रेंडर कर सकता था, वो जो चोट लगती थी, जो वुंड्स होते थे, उसको एक ऐसा उन्होंने एक डिस्कवरी करी कि एक ऐसा रिसर्च किया जिसके थ्रू वो जो वुंड्स होती थी, जो चोट होती थी, उसको बहुत अच्छे से क्लीन अप करके उसको अच्छे से, वो घाव को बहुत अच्छे से भरा जा सकता था। एज अ साइंटिस्ट उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की और पूरे जापान में वो एक बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन थे, बहुत ही फेमस सर्जन थे, जिनको कि मैंने पहले बताया था कि आपके आर्मी के जनरल ने उनको अपने लिए वहां पे रखा था कि किसी भी टाइम, एक तो 2 रीजन था उसके पीछे जो उन्होंने जापान में रोक के रखा था, वो उनको आर्मी में नहीं शामिल होने दिया। फर्स्ट रीजन था कि ही इज डूइंग रिसर्च ऑन इट, एक तो वो रिसर्च कर रहे थे इस पे कि उन्हें एक ऐसी डिस्कवरी करनी थी जिसके थ्रू जो है वुंड्स को, चोटों को जल्दी से भरा जा सके, सही किया जा सके। और दूसरी चीज थी कि जनरल को किसी भी टाइम किसी ऑपरेशन की या किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती तो वो इनके ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उस समय जापान में, डॉक्टर सडाओ के ऊपर। तो फर्स्ट वी नो अबाउट हिज चाइल्डहुड, हमने इनके चाइल्डहुड के बारे में जाना, ये कहाँ पे रहते थे, इनका जो माइंड शेपिंग था, जो इनका फ्यूचर शेपिंग था, उनके फादर ने किया। और देन ही वेंट फॉर द एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ही वेंट टू अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई करी और वहां से आने के बाद ही बिकम अ फेमस एंड एक्सपर्ट सर्जन ऑफ जापान। और इसके बाद एज अ साइंटिस्ट उन्होंने एक डिस्कवरी की, एंड डिस्कवरी टू हील द वुंड्स, जो वुंड्स होते, जो चोट होती थी उसको बहुत अच्छे से हील करना, उसको घाव को भर जाना। एंड देन व्हेन ही वाज इन अमेरिका देयर ही मेट टू हना हिज वाइफ। जब वो अमेरिका में थे तो वहीं पे ये अपनी वाइफ हना से मिलते हैं। इनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है हना के साथ वो अमेरिका में ही होती है। बोथ ऑफ देम स्टडीड एट प्रोफेसर हार्लेस हाउस। दोनों ही, डॉक्टर सडाओ एंड हना, दोनों जो है वो स्टडी के लिए पढ़ाई, हना भी एक्चुअली अमेरिका पढ़ने के लिए गई हुई थी, तो हना और डॉक्टर सडाओ जो है वो प्रोफेसर हार्ले के हाउस पे मिलते हैं दोनों, और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है। देन दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, आफ्टर दे गॉट मैरिड। लेकिन बिफोर मैरिज डॉक्टर सडाओ को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि उनके फादर कभी भी उनकी शादी के लिए रेडी नहीं होंगे अगर वो जो लड़की होगी जिसको प्रपोज करते हैं मैरिड के लिए, इफ दैट गर्ल इज नॉट जापानीज, क्योंकि वो बहुत ही ट्रेडिशनल जापानीज थे उनके फादर, तो वो बिल्कुल भी इस चीज को अलाउ नहीं करते। और डॉक्टर सडाओ बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे अपने फादर के लिए, तो उन्होंने पहले ये चीज को पता किया, और जब वो श्योर हो गए कि हना बिलोंग्स टू जापान एंड शी इज जापानीज, तब उन्होंने वो शादी के लिए प्रपोज किया, एंड फाइनली दे गॉट मैरिड, have a happy family life, they have 2 children and a successful career as a doctor. So I hope up to this things are clear. Let's move to the other part. So one day Dr. Sadao came after his office work. वो अपने ऑफिस से जैसे आते हैं, गेट हना वेलकम करती है उनका गेट पे, और उस दिन का जो वेदर होता है वो थोड़ा फॉगी वेदर होता है, बहुत ज्यादा फॉग और मिस्ट होता है, और वो दोनों अपने डोर से देखते हैं बाहर की तरफ। एक्चुअली उनका जो घर होता है वो सी कोस्ट पे होता है, तो बाहर का जो मिस्टी, जो फॉगी वेदर था वो उनको दिखता है, और थोड़ी देर में क्या होता है कि जो मिस्ट होता है, जो फॉग होता है, वो ऑल ओवर स्प्रेड हो जाता है, और बिल्कुल फॉग और मिस्ट ही दिखता है, कुछ प्रॉपर दिखाई नहीं देता।
तो उस मिस्ट में से उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज क्रीप कर रही है, कोई चीज रेंग रही है, कुछ निकल रही है उस सी में से, और उसको देखने के लिए वो अपनी बालकनी में आते हैं और फिर उसको बालकनी से देखते तो वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है कि वो क्या है। तो दोनों ही के दोनों नीचे आ जाते हैं, सी कोस्ट पे आ जाते हैं, और जब वो फाइनली उस सी शोर पे पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि देयर वाज अ पर्सन, वहां पे एक पर्सन है, और वो पर्सन कौन होता है? टॉम होता है, जो कि अमेरिकन सोल्जर है, और वो क्या है? एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो प्रिजन ऑफ वॉर है, जो शायद स्केप हो गया था, वहां से भाग निकला था, और भागते वक्त वो क्या हो गया? वॉज द शोर नियर सडाउस हाउस, वो जो है सी में फ्लो करते हुए जो है वो सडाव के घर के किनारे तक पहुंच गया था। और जब सडाव और हना ने उसको देखा, जब वो नीचे गए और उसको देखा तो वो बिल्कुल अपने फेस के साइड से वो नीचे पड़ा हुआ था। तो जैसे उन्होंने उसको पलटा, वो पहले तो उनको लगा कि हो सकता है कोई आसपास का जो बोट पर्सन हो, कोई बोटिंग करने गया होगा और वेदर अच्छा नहीं था, तो हो सकता है उसकी बोट जो है सी में फंस गई हो, इस वजह से वो यहाँ पे आ गया होगा फ्लो करते हुए। बट जब उन्होंने, या कोई सी कॉम्बर होगा वो यहाँ पे होगा, बट जैसे उन्होंने उसकी बॉडी पलटी, उन्होंने उसका जो फेस था वो पलटा, तो वो फेस वो देखते रिकॉग्नाइज कर गए कि नहीं ये कोई जापानीज नहीं है, ये अमेरिकन है, क्योंकि उनका जो फेस था वो व्हाइट फेस था। तो वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर गया, और उसकी जो उन्होंने कैप वियर कर रखी थी, उस कैप पे जो है अमेरिकन सोल्जर का एक लोगो लगा हुआ था, तो उससे वो पहचान जाते हैं कि नो दिस इज द अमेरिकन सोल्जर। और एट वंस उनके माइंड में ये आता है कि ये मेरा एनिमी है। तो पहले तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं उसकी कंडीशन देख के, क्योंकि वो पर्सन को शायद गन शॉट हुआ था, वो उसको बुलेट लगी थी, वो बहुत बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा था, और एक्चुअली वो बह के आया था, फ्लो होके आया था पानी के थ्रू, सी के थ्रू। तो बहुत ज्यादा उसके फेस पे रॉक कट थे, रॉक की वजह से बहुत ज्यादा उसको चोटें आ गई थी। तो ये उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा सीवियर थी, क्रिटिकल थी, कि अगर उसको एट वंस ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो पर्सन अलाइव नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है डॉक्टर सडाओ का डायलमा, एक कॉन्फ्लिक्ट, जो एक्चुअल थीम ऑफ द स्टोरी है। डॉक्टर सडाओ अब एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं कि वेयर टू गो, इधर टू परफॉर्म माई ड्यूटी एज अ पेट्रियोटिक पर्सन ऑफ माई कंट्री, or I perform my duty as a humanity, or I perform my duty as a doctor. Being a doctor, when I am in the profession of doctor, तो हमने तो एक भाई वो ले ली थी कि हम जब भी किसी की कोई हमारे सामने होगा तो हम उसको अपना बेस्ट सर्विस देंगे, अपने पेशेंट को बिल्कुल बचाएंगे। तो अभी टॉम तो मेरे सामने एज अ पेशेंट पड़ा है, तो मुझे इसकी लाइफ को सेव करना चाहिए। बट एज अ पेट्रियोटिक, अगर मैं जापान का हूँ, मेरी कंट्री और अमेरिका में वॉर है, तो ये पर्सन तो मेरा एनिमी है, और किसी भी कीमत पे जब हमारी कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है तो मैं अपनी एनिमी का हेल्प नहीं कर सकता। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। कभी वो सोचते हैं कि क्या करें, इसको यहीं पे छोड़ दें, सी में ही छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि अगर हमने सी में छोड़ दिया तो ये पर्सन बहुत ज्यादा टाइम तक अलाइव नहीं हो पाएगा। फिर उनके मन में आता है कि चलो इसको मैं पुलिस को हैंड ओवर कर देता हूँ, तब भी उन्हें लगता है कि पुलिस को हैंड ओवर करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो उसको ले जाएंगे और ब्रुटैलिटी से ट्रीट करेंगे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम इसको ट्रीटमेंट दे देते हैं, बट वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एंड फाइनली the human approach, the humanity, the approach of the humanity wins, the duty of the doctor wins. Finally वो उसको as a patient accept करते हैं और उसको लेके आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जब वो उसको अपने घर में लेके आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, फिर भी उन्हें फेस करना पड़ता है अपने दो सर्वेंट को, यूमी एंड गार्डनर, दोनों को वो फेस करते हैं। और गार्डनर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो सिंस हिज चाइल्डहुड उस घर में रह रहा था, तो बहुत अच्छे से उस फैमिली को जानता था। तो दोनों के दोनों सर्वेंट बिल्कुल रेडी नहीं थे, उनके मास्टर जो है ट्रेटर बन जाए, देशद्रोही बन जाए, बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सडाओ इसको कोई भी ट्रीटमेंट दे। उन्होंने ये भी बोला डॉक्टर सडाओ से कि इसका जो फेट है, इस पर्सन का, टॉम का जो फेट है, इसका फेट, इसका फॉर्च्यून ही है इसका डेथ। क्योंकि पहले तो ये एनिमी सोल्जर है, ये वहां से एस्केप किया उसने, ये प्रिजनर है, ये वॉर का प्रिजनर है, तो पहले इसका फेट डिसाइडेड था कि इसको डेथ होनी है। सेकेंड, इसको गन शॉट किया गया, इसको मारा गया, मतलब कि डिसाइडेड था कि इसकी डेथ होनी है। थर्ड, जब वहां से भी ये भाग निकला तो फिर इसको जो है
सी ने रॉक कट्स दिए, इसको सी की वजह से भी बहुत सारी चोटें आई, तो जो इसका फॉर्च्यून है, जो इसका फेट है, वो इसका डेथ ही है। तो आप इसमें कोई हेल्प मत करिए, इसका मतलब नेचर के अगेंस्ट मत जाइए। एक्चुअली द फेट इज ओनली हिज डेथ। और अगर आप ऐसा करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, इसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो मे बी जो सी है, जो नेचर है, वो हमसे रिवेंज लेगी। ये तो एक एस्पेक्ट था उनका। बट दूसरा ये था कि बीइंग अ पेट्रियोटिक, बीइंग अ कंट्री पीपल ऑफ जापान, किसी भी कीमत पे डॉक्टर सडाओ को, इस पर्सन को कोई भी हेल्प नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। बट डॉक्टर सडाओ उसको लेके आते हैं और ट्रीटमेंट जैसे ही स्टार्ट करते हैं, वो यूमी को बोलते हैं कि हॉट वाटर रेडी करो और इस पर्सन को वॉश आउट करो पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉक उसकी बॉडी में लगा हुआ था। तो यूमी डिनाई कर देती है कि नहीं, मैं एक एनिमी को, एक अमेरिकन पर्सन को मैं नहीं टच करूंगी, मैं वॉश नहीं करूंगी। तो वो डिनाई कर देती है और फाइनली हना को उसको वॉश आउट करना पड़ता है। हना खुद उसको साफ सफाई करती है। एंड जैसे जैसे एक दो दिन बीतता है, दे डिसाइडेड, यूमी और गार्डनर डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने मास्टर का इस काम में बिल्कुल साथ नहीं देंगे। अगर हमारे मास्टर को लगता है कि ही इज अ बेस्ट सर्जन ऑफ द जापान, ही इज अ बेस्ट डॉक्टर, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि वो किसी एनिमी को ट्रीटमेंट देंगे। तो हम इनके इस ट्रेटर वाले काम में इनका हेल्प नहीं करेंगे। एंड दे फाइनली डिसाइड टू लीव द होम। और फाइनली जो है यूमी और गार्डनर ने उनका घर छोड़ दिया। अब जो है आपकी हना पहले ही डरी थी, डॉक्टर सडाओ के मन में भी कॉन्फ्लिक्ट था। अब घर छोड़ने के बाद, सर्वेंट्स के घर छोड़ने के बाद हना बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं ये सर्वेंट बाहर जाके इस चीज को ना बोल दे कि हम लोग एक एनिमी को, एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस बात से हना बहुत डरती है। नाउ सडाओ accepted that patient Tom and he taken him to his house. उसको अपने घर में ले गए and he start his treatment. सबसे पहले उसको वॉश आउट किया and he takes the help of हना, क्योंकि जो सर्वेंट्स उन्होंने डिनाई कर दिया था कि मैं कोई भी हेल्प नहीं करूंगा और ना ही इस बॉडी को हम लोग टच करेंगे या इस पर्सन को हम लोग टच भी नहीं करेंगे। तो सारा हेल्प, वो घर में सर्जरी करनी थी तो उनके पास कोई ऐसा हेल्पिंग पर्सन भी नहीं था। तो सारी हेल्प जो है उन्होंने फाइनली हना से ली कि जस्ट लाइक कि उस पेशेंट को एनेस्थीसिया देना था, कॉटन, इंजेक्शंस और जो भी हेल्प लेनी थी वो सब उन्होंने अपनी वाइफ से ली। और इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस था, सर्जरी का प्रोसेस, हना ने कभी सर्जरी देखी नहीं थी, तो शी बिकम इरिटेटेड विद ऑल दिस एंड स्टार्ट वॉमिटिंग। So finally Sadao performed the surgery on the prisoner of war. Tom की सर्जरी करी and he taken out the bullet. जो बुलेट उसकी बॉडी में थी वो बुलेट को उन्होंने निकाल लिया। And after that operation, after that surgery, the American naval started recovery. वो जो पर्सन था वो धीरे धीरे अपनी रिकवरी स्टार्ट कर देता है। एंड व्हेन ही बिकम कॉन्शियस ही वाज अफ्रेड, कि उसने देखा कि आई एम इन द जापानीज होम, मैं किसी जापानीज के घर में हूँ। देन ही ट्राइड टू आस्क और ही ट्राइड टू talk many times to Hana and Dr. Sadao, but both of them refused to talk that person, to talk the Tom. Because actually they don't want to communicate with Tom, क्योंकि जो भी हेल्प करी थी उसने उसकी, वो सिर्फ एज अ ह्यूमन की थी। एंड इन देयर माइंड देयर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट कि ये टॉम जो है, ये दिस इज माय एनिमी, ये अमेरिका से बिलोंग करता है, तो हम इससे कोई ऐसा रिलेशन नहीं रखेंगे या ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं रखेंगे, सिर्फ हमने एक हेल्प करी है एज अ ह्यूमैनिटी, देन ओके। तो वो उससे कोई भी बातचीत नहीं करते हैं, बस एक प्रॉपर फर्स्ट एड, उसकी सर्जरी करते हैं, जो उसकी कंडीशन को रिकवर करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, प्रॉपर फूड है, ड्रेसिंग है, मेडिसिन है, उसकी केयर है, ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। बट कभी भी उससे पर्सनल ऐसी टच में नहीं आते हैं, ना कोई बात करते हैं। देन आफ्टर जब वो सर्जरी कर रहे होते हैं डॉक्टर, तो उस टाइम पे उनको एक बात ध्यान में आती है कि जब वो अमेरिका में थे, when he was studying about the surgery, जब वो सर्जरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो that time his professor said him about the anatomy. Anatomy is the study of a human body. ह्यूमन बॉडी की पढ़ाई होती है, तो उनको याद आती है वो बात
कि his professor told him कि if you don't know the human body, if you don't know about the anatomy, अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से नहीं पता हो तो जो ऑपरेशन करना होता है, जो सर्जरी करना होता है, इट इज नियरली टू मर्डर द पर्सन। अगर आपको किसी पर्सन की बॉडी के बारे में नहीं पता है जिसकी आप सर्जरी करने जा रहे हो, इसका सेम मतलब होता है कि एक सिन होता है कि आप उस बॉडी को ऑपरेट कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि वो बॉडी कैसे वर्क करती है, क्या है। तो इस तरह का सर्जरी करना या ऑपरेशन करना नियरली बिल्कुल ऐसा ही होता है कि यू आर गोइंग टू मर्डर द पर्सन। आप उसकी सर्जरी नहीं कर रहे हो, आप उसको किल करने जा रहे हो, मारने जा रहे हो। एंड देन जब ये सर्जरी हो रही थी और ये सब प्रोसेस हो रहा था, उस टाइम तक जो उनके सर्वेंट्स थे वो बिल्कुल अब रेस्टलेस हो चुके थे वो सारी प्रोसेस को देख करके। एंड फाइनली वो लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम 1 मिनट भी अपने मास्टर्स के घर में नहीं रहेंगे। वो लोग फर्स्ट डे से अपोज कर रहे थे इस एक्शन को, लेकिन फिर भी सर्वेंट थे तो ज्यादा बोलते नहीं थे। बट उन्होंने लास्ट डिसाइड कर लिया कि अब हम घर छोड़ देंगे और फाइनली दोनों ही सर्वेंट्स ने उनका घर छोड़ दिया। इस एक्टिविटी से जो है हना बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाती है, वो डर जाती है कि हो सकता है ये बाहर जाके इन्फॉर्म कर दें और हम लोग एज अ ट्रेटर कहीं पकड़े गए तो हमारे बच्चों का फेट क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें उसके माइंड में घूमती रहती है और वो डॉक्टर सडाव से फाइनली बात करती है कि हमें अब कुछ करना होगा क्योंकि हमने इसकी ट्रीटमेंट भी कर दी है। तो उस दिन डॉक्टर सडाव जो है एक लेटर लिखते हैं, वो चीफ ऑफ पुलिस को लिखते हैं, लेकिन वो लेटर कंप्लीट नहीं होता, वो अधूरा ही लेटर वो ड्रॉर में डाल देते हैं। तभी तक उनके पास एक मैसेंजर आते हैं, 2 मैसेंजर्स आते हैं आर्मी के। जनरल ने उनको भेजा होता है क्योंकि उस टाइम जनरल की जो तबीयत होती है वो खराब हो रही होती है, उनको डॉक्टर सडाव की जरूरत होती है। डॉक्टर सडाव जैसे ही जनरल से मिलने जाते हैं, उनसे बातों ही बातों में डॉक्टर सडाव अपने घर की पूरी सिचुएशन को वो जनरल को बता देते हैं कि मैं अपने घर पे इस टाइम ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास एक अमेरिकन नेवल जो है वो मेरे घर के सीसोर पे पड़ा था, मैं उसको ले आया, मैंने सर्जरी की, मेरे घर में है वो। तो ये सारी चीजें वो उसको बता देते हैं, लेकिन बीइंग आर्मी जनरल उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि मतलब मैं तुम्हारे लिए कोई पनिशमेंट दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि किसी भी टाइम में डॉक्टर सडाव की जरूरत पड़ सकती है और इस वजह से डॉक्टर सडाव को इम्प्रिजनमेंट हो जाता है या कुछ और पनिशमेंट मिलती है तो उनकी जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं होगा अभी प्रेजेंट में। तो वो उनको एक ऑफर देते हैं कि चलो ठीक है, ऐसी सिचुएशन में तो मैं तुम्हारे लिए जो है असेसिन्स भेजूंगा। असेसिन्स मीन्स होता है कि पेड कंपेनियंस होते हैं जिनको आप पैसे दे करके किसी को मारने, किडनैप करने, ये सब चीजें आप कराते हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास 2 असेसिन्स भेजूंगा और वो असेसिन्स क्या करेंगे, टॉम को मार भी देंगे और तुम्हारे घर से टॉम की बॉडी को ले आएंगे, उसको छिपा देंगे कहीं या फेंक देंगे कहीं। और ये सारी चीजें जो है तुम्हारे घर में हना को नहीं पता चलेगी, बच्चों को नहीं पता चलेगी। मतलब ये सब चीजें बहुत शांति से होगी। पूरी प्लानिंग वो बता देते हैं कि रात के टाइम पे तुम जो टॉम का कमरा होगा उसकी विंडो ओपन कर देना, गार्डन के थ्रू वो असेसिन्स रूम में एंटर कर जाएंगे उसको और वो उसको ऐसे मार देंगे साइलेंटली कि बिल्कुल आवाज नहीं आएगी और फिर उसकी बॉडी को वो गार्डन के थ्रू ही वहां से निकाल ले जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है सडाव और जनरल के बीच में होती है फाइनली टॉम से गेट रिड होने की बात। और फिर जो है वो असेसिन्स के लिए डॉक्टर वेट करने लगते हैं कि असेसिन्स कब उनके घर पे आएंगे। जनरल प्रॉमिस्ड टू डॉक्टर सडाव टू सेंड द असेसिन्स बट ही फॉरगॉट। जनरल फॉरगॉटन टू सेंड द असेसिन्स। और अब डॉक्टर सडाव को ये लग रहा था कि किसी भी दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो पूरी रात बिल्कुल रेस्टलेस रहते हैं कि हो सकता है असेसिन्स आज आ जाए। इवन उन्होंने इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दिया कि वो आए हैं, टॉम को घसीट के ले जा रहे हैं, टॉम को ऐसे मार रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में क्या हुआ, जो आपके डॉक्टर सडाव थे बहुत ही रेस्टलेस हो गए। एंड फाइनली ही डिसाइडेड कि ठीक है, अब मैं असेसिन्स का वेट नहीं करता हूँ और अब मैं कुछ ऐसा प्लान करता हूँ कि मैं टॉम को इस घर से एस्केप करा दूंगा, भगा दूंगा। तो नेक्स्ट डे वो टॉम को बोलते हैं कि आई जस्ट मैनेज अ बोट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक बोट मैनेज की है और उस बोट को तुम्हें इस आइलैंड के पास तक रो करके ले जाना है। वहां तुम्हें एक कोरियन बोट मिल जाएगी और जिससे तुम्हारी लाइफ सेव हो जाएगी, तुम वहां से निकल जाओगे। लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए जो है
उन्होंने बोर्ड पे सारी अरेंजमेंट कर दी थी, बोर्ड पे वाटर बॉटल, फूड, ब्लैक क्लोथ्स, कि ताकि उसका सर कवर हो सके, क्योंकि वो अमेरिकन था तो उसके जो हेयर थे वो ब्राउन हेयर थे, गोल्डन हेयर थे, तो ब्लैक क्लोथ दिया उसका हेड कवर करने के लिए, किमोनो दिया कि ही जस्ट लुक लाइक कि हाँ ही इज जापानीज, एंड ही ऑल्सो प्रोवाइडेड अ फ्लैश लाइट। ये फ्लैश लाइट क्यों दी थी उन्होंने उसको? ये फ्लैश लाइट इसलिए दी कि जब तुम उस आइलैंड के पास पहुंच जाना और तुम्हें कोरियन बोट मिल जाएगी, तब तुम जो है वहां पे एक फ्लैश लाइट, स्काई की तरफ एक फ्लैश लाइट इसको फ्लैश करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम जो है सेफली कोरियन बोट तक पहुंच गए हो। और इन केस अगर ऐसा नहीं होता है और तुम्हें यहाँ पे कोई लैकनेस होती है, तुम्हें फूड की कोई कमी होती है या तुम्हें कोई और प्रॉब्लम होगी, तो तुम 2 फ्लैश लाइट करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें जो है कुछ प्रॉब्लम है। बट कोई भी ऐसी एक फ्लैश लाइट होती है और जो जापानीज डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर सडाओ होते हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि ये जो टॉम है वो फाइनली कोरियन बोट तक पहुंच जाता है, उसकी लाइफ सेव हो जाती है। उसके जाने के बाद अब ये जो आपके डॉक्टर सडाओ है, ही वॉज लॉस्ट इन थिंकिंग दोज डेज विच ही स्पेंड इन अमेरिका। वो सारी चीजों को याद करते हैं कि प्रोफेसर हार्ली का घर कैसा था, उनकी वाइफ कितनी टॉकेटिव थी, वो किस तरीके से बात करती थी, जो अमेरिकन थे वो थोड़े प्रिजुडिस थे, वो हम जापानीज के साथ ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं करते थे, तो ये सारी चीजों को वो याद करते हैं। एंड फाइनली ही वॉन्डर्ड ऑन हिज ओन बिहेवियर ऑल्सो, कि ऐसा क्या था कि मैं क्यों टॉम को मार नहीं पाया, टॉम जो है मेरा एनिमी था, एनिमी कंट्री से था, तो मैं क्यों नहीं मार पाया, तो ये सारी चीजों को लेकर के वो सोचते रहते हैं। एंड नाउ योर स्टोरी इज कंप्लीटेड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू क्लास।